सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या हासिल कर लेगी? क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स से क्या अपेक्षा की जा सकती है और क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से जुड़ा विवाद क्या दर्शाता है? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे कई सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। और कुछ अजीब ही सप्ताह है जब बिल्कुल यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है, वहां से यात्रा शुरू हो रही है, एक तरफ कर्तव्य पथ बन रहा है, तो समझ नहीं आता कौन कहाँ जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है। बिल्कुल शेखर, और सवाल भी ऐसे इन्हीं सब मुद्दों से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल जो है वो संकल्प का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि कम से कम इमरान खान की इस्लामाबाद मार्च का एक स्पष्ट लक्ष्य है, लेकिन राहुल का भारत जोड़ो क्या हासिल करने जा रहा है? वो बोल रहे हैं कि केजरीवाल के डोर टू डोर प्रचार को देखते हुए क्या गुजरात में उनका सारा ध्यान और एफर्ट केंद्रित नहीं होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए तो राजनेता अपने आप बताते हैं। अगर आप राहुल गांधी की भी बात मेरे से पूछें तो अब यात्रा से चाहे जो भी वो हासिल करना चाहते हो, लेकिन इस समय उनको भी इस यात्रा गुजरात में करनी चाहिए, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश जहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीने में, वो दो ऐसे राज्य हैं जहाँ हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रहे हैं जी। अब कांग्रेस वहाँ हार चुकी है 2 बार, गुजरात में तो कई बार हार चुकी है, अभी मेरे ख्याल 5 बार हो गई हार चुकी है लगातार। उसमें अगर उनके जो वोट बैंक बाकी बचा हुआ है उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी सेंध लगाने आ रही है, तो वो कन्याकुमारी में किसको जोड़ रहे हैं? अपनी पार्टी का वोट बैंक ही टूट गया तो बाकी क्या जोड़ा? तो उनकी ये बात है। और केजरीवाल तो अब देखिए वो बहुत मेहनत कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं गुजरात में। हालांकि बीच में उन्होंने भी एक यात्रा शुरू की दिल्ली के पास से, क्योंकि वो हरियाणा में भी दिखाना चाहते हैं कि वहाँ भी मेरा कुछ है, लेकिन फिर वो आधा दिन जाके उनको तो 2000-3000 किलोमीटर की नहीं करनी है वो यात्रा, वो वापस गुजरात पहुँच जाएंगे, तो वो वहाँ फोकस कर रही है। और मुझे बात ये बिल्कुल समझ नहीं आई। और दूसरी बात मुझे कांग्रेस की ये भी नहीं समझ आई कि अगर अगले महीने आप अपना नया अध्यक्ष चुनने वाले हैं, तो इस महीने राहुल जी को इतना बड़ा अपना मेन सुप्रीम नेता बना के आप परेड करा रहे हैं। इसका मतलब आप जो अध्यक्ष होगा, ये तो कुछ ऐसे हो गया कि चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी होंगे और अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होगा पार्टी का। तो पार्टी फैसला नहीं कर पा रही है कि जो अध्यक्ष होगा वो पार्टी का नेता होगा या नहीं। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। मानस शर्मा पूछ रहे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर होगा और क्या राहुल गांधी की रीपैकेजिंग ये यात्रा कर पाएगी? देखिए, रीपैकेजिंग कैसे होती है? रीपैकेजिंग तब होती है जब आप कुछ करके दिखाएं, वो सिर्फ यात्रा से नहीं होता। अब ठीक है, कांग्रेस पार्टी शायद ये भी अभी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का क्या ये एक विडंबना है कि अध्यक्ष एक बनेगा, नेता एक है। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी ये भी दिखाना चाहती हो और कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हमसे पूछेंगे कि अरे भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो? जब मोदी जी सत्ता में आए तब मोदी जी भी तो उनके नेता थे, प्रधानमंत्री के लिए वो उनके उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष तो अमित शाह थे जी। और जैसे अटल जी आए तो पार्टी अध्यक्ष तो अडवाणी। तो ये बातें सब कही जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की कल्चर कोई और है। और ये जो इमेज है ये यात्रा से नहीं बनती है, आपको कुछ जीत के दिखाना होता है। जिसे कहते हैं, हम क्रिकेट में भी कहते हैं कैप्टन्स नॉक, कि टीम की स्थिति खराब थी, कैप्टन साहब आए, उन्होंने बड़ा धुआंधार बल्लेबाजी की, या उन्होंने आखिरी दिन ठुक 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 करके मैच बचा लिया, तो उसको कैप्टन्स नॉक कहते हैं। तो कैप्टन को कुछ करके दिखाना होता है। अगर बॉलर भी हो तो 6 विकेट ले गया, तो कैप्टन को कुछ करके दिखाना होता है। वो करके दिखाना मार्च करना नहीं है, वो करके दिखाना कुछ चुनाव में या कोई और पार्टी, कोई अच्छा टैलेंट अपनी पार्टी में लाना, पार्लियामेंट में कोई बहुत अच्छा बोलना, जैसे राहुल ने सूट बूट की सरकार में बोला तो उसका बहुत असर हुआ, मोदी जी को वो बात लग गई, तो जो राहुल गांधी ने कहा, तो ये बातों से आपकी इमेज बनती है।
ना कि सिर्फ ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कोरियोग्राफ्ड, जैसे डांस डायरेक्टर ने सब कुछ हर मूव को पहले फैसला किया हो, उसके हिसाब से आप चले जा रहे हैं, सब लोग आपके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में मैं देख रहा हूँ ज़्यादा लोग तो अपने बारे में ही ट्वीट कर रहे हैं, तो हर कोई अपनी छवि बनाना चाह रहा है इस यात्रा के थ्रू। अगला जो सवाल है वो विशाल यादव का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि बोल रहे हैं पहले कि बेंगलुरु बाढ़ पर आपका सीटीसी अच्छा था, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अंत में जनता को, वोटर को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी? हमने देखा है कि भारत में अच्छे काम करने वाले उम्मीदवार हार जाते हैं चुनाव, और कोई गुंडा, माफिया, धर्म और जाति का ठेकेदार चुनाव जीत जाता है आसानी से। तो पूछ रहे हैं कि तो जनता अगर काम करने वाले को रिवॉर्ड नहीं देगी, फिर कैसे वो नेताओं से एक्सपेक्ट करती है कि वो जनता का काम करेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब राजनीति तो जैसी है वही रहती है लोकतंत्र में जी। और राजनीति को एक दिन में कोई नहीं बदल सकता है। जो भी आया कह के कि हम सिस्टम बदल देंगे, राजनीति बदल देंगे, वो उसी का हिस्सा बन के रह गए। उसका सबसे अच्छा उदाहरण केजरीवाल है। तो उनकी भी उसी तरह की राजनीति हो गई। उनके यहाँ भी, और लोकपाल भी नहीं, अपना लोकायुक्त भी नहीं अपने राज्य का जी। तो ये आपकी बात ठीक है कि सिर्फ जाति या धर्म या और लॉयल्टीज के अनुसार वोट देने का कोई फायदा नहीं होता। उसका सबसे अच्छा उदाहरण बम्बई है, मुंबई। उस शहर की हालत इतनी खस्ता है, हर साल वहाँ पे इतने बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं कि हर सड़क में इतने इतने गड्ढे हैं। आप तो चाहे तो उन गड्ढों के अंदर पनडुब्बी चला लें, कई गड्ढे इतने गहरे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक ही पार्टी, जो शिवसेना है इस केस में, वो चुनी जाती है क्योंकि वो मराठी है, मराठी मानूस, और उसके बाद में कई और लोकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक काफ़ी कुछ ये होता रहेगा। और कम से कम बाकी चुनाव में ना हो, लेकिन म्युनिसिपल चुनाव में तो जाति का, धर्म को दूर रख देना चाहिए। आपने आम आदमी पार्टी की बात की। सौम्या टटेजा जो कि हमारी मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के पास क्षेत्रीय नेता हैं जो अपने दम पर भी वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ केजरीवाल के बारे में है। क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी पूरी तरह से केंद्रीय कमान के अधीन होते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सफल हो सकती है? देखिए, ये एक ट्रेंड है। अगर आप कांग्रेस को देखें तो इस समय मैं कहूँगा कि सिर्फ एक भूपेश बघेल को छोड़ के कोई ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस में जो अपने सिर पर वोट ले सके। और सच्चाई तो ये है कांग्रेस की, जो कड़वी सच्चाई है, कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी के सिर पे भी वोट नहीं ले सकता। ये कांग्रेस का एक लॉयल वोट है, जो करीब 20% भारत में जो कांग्रेस को ही वोट देता है, तो वो वोट उनको आएगा। तो वो एक तो ये बात है। दूसरी, बीजेपी की जो स्थिति आप कह रहे हैं ये थी, अब है नहीं। बीजेपी के पास भी अब कुछ ही नेता ऐसे बचे होंगे जो बाहर अपने सिर पे, अपने नाम पे वोट ले सकें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस समय बीजेपी में ऐसे एक ही नेता हैं, और वो योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है। कुछ हद तक आप कहें कि वसुंधरा राजे राजस्थान में, पर वसुंधरा राजे को बीजेपी खुद ही नेता मानना चाहती है कि नहीं, ये भी एक सवाल है जी। तो अब सारी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस हमेशा हाईकमांड की पार्टी थी, फिर अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी की तरह हाईकमांड रन पार्टी बन रही है। बीजेपी का बड़ा भारी कांग्रेसाइजेशन हो रहा है, और उसकी देखा देखी आम आदमी पार्टी का भी हो रहा है। और बाकी पार्टी अगर आप भारत में देख लें तो ममता बनर्जी की पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, लालू यादव की आरजेडी, नीतीश की जेडीयू, अकाली दल भी देखिए आप, बादल परिवार का। तो ये सब एक परिवार की या एक नेता की पार्टियां हैं। मायावती की पार्टी देख लीजिए, ये एक परिवार और एक नेता की पार्टी है। मैं कहूँगा कि डीएमके फिर भी वैसी नहीं है, क्योंकि डीएमके में एक आइडियोलॉजी है, एक संविधान है, और भी नेता हैं, परिवार में भी और सदस्य हैं। लेकिन बाकी ज़्यादातर पार्टियां इस समय ऐसी हो गई हैं। अगला सवाल जो है वो अकबर शेख का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि गुजरात चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो ये उन्हें 2024 के चुनाव में कैसे फ़ायदा करेगा? देखें, ये स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम आगे बढ़ाएं तभी मंजिल पे पहुंचते हैं। तो अगर अब राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो फिर एक रुतबा बन जाता है, भाई हम भी राष्ट्रीय पार्टी है। फिर लोगों को ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के बाद कांग्रेस के अलावा एक ही पार्टी है जिसके 2 राज्यों से ज़्यादा में सीटें हैं, जहां उसका कुछ फुटहोल्ड है।
तो आम आदमी पार्टी अभी भी गोवा में है, पंजाब में है, दिल्ली में, तो जगह तो उसका राज है। अगर मान लीजिए अब गुजरात में, हिमाचल में सीटें आए जहाँ लगता है कि आएंगी, कितनी आएंगी कौन कह सकता है, पर आएंगी, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। फिर पहले वो विकल्प बनेंगे उनके जो प्रोग्रेशन होगा, पहले विकल्प बनेंगे वो कांग्रेस के जी, और फिर विकल्प बनने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। तो वो 2024 में हो सकता है, मैं कहूँगा कि 2024 बहुत नज़दीक है उसके लिए, लेकिन ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल जो है वो कायल बर्कले का है, जो पूछ रहे हैं कि यूके की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि वो रिफॉर्मिस्ट आदमी है, तो इससे कॉमनवेल्थ का क्या होगा। देखिए, कॉमनवेल्थ तो भी क्लब है, कॉमनवेल्थ का कोई और मतलब नहीं है, इसमें कोई क्राउन का या ब्रिटिश सरकार का कोई उसके ऊपर कोई होल्ड नहीं है, ये क्लब है। क्लब तो अब ब्रिक्स भी एक क्लब है, नहीं तो अब बोलिए ब्राज़ील कहाँ, रशिया कहाँ, इंडिया कहाँ, चाइना कहाँ। तो एक अचानक इसने एक फॉर्मूला बनाया ब्रिक्स, तो वो एक ग्रुपिंग बन गई, वो क्लब है। तो कॉमनवेल्थ एक क्लब है, उसको रानी या राजा कोई भी हो, क्या बोला था तुलसीदास जी ने, को हो नृप हमें क्या हानि, कोई हो नृप हमें क्या हानि, कि कोई भी राजा बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये ब्रिटेन का राजा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, और उससे फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। ये एक बात जरूर कहूंगा कि वो कई लोग कहते हैं कि मोनार्की खत्म हो जाए, राजा रानी खत्म हो जाए ब्रिटेन में, वो मुझे लगता नहीं कभी होगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन तो यही है। दुनिया भर के टूरिस्ट तो रॉयल फैमिली को देखने और पैलेसेस को देखने आते हैं, और दुनिया भर के अखबार, खास करके टैबलॉइड्स, उनके परिवार के गॉसिप पर चलते हैं। इतनी बड़ी पैपराजी लोगों की नौकरियां हैं, फोटोग्राफर्स की, गॉसिप कॉलमनिस्ट की, वो सब तो बेचारे भूखे मर जाएंगे अगर ये रॉयल फैमिली खत्म हो गई तो। अगला सवाल जो है वो अतिशय वशिष्ठ का है, जो पूछ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि कुछ विवाद है जिसके कारण अधिकांश जापानी नागरिक शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल का विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जापानियों के मुकाबले बाकी दुनिया में दिवंगत नेता की एक बहुत अलग छवि है, तस्वीर है। बोल रहे हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर, वैश्विक मंच पर जापान हमेशा से एक आदर्श शांतिपूर्ण देश रहा है, और ये डिसहार्मनी कुछ परेशान करने वाली है। क्या आप इसके बारे में उन्हें थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, तीन बातें। पहली बात तो मैं जापान के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ तो ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद, इसको मैंने बहुत फॉलो नहीं किया है। लेकिन देखें कि जापान कहाँ से आया है। अभी आप कहें कि जापान बहुत शांति प्रिय और बहुत पैसिफिस्ट देश है, लेकिन वो जापान में एक रिएक्शन है शांति प्रिय होने के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध तक जापान एक बहुत ही ज़्यादा हिंसक देश था। जिस तरह की हिंसा जापान ने करी, जिसको रेप ऑफ नानकिंग कहते हैं, नानकिंग में लाखों लोगों को मार दिया गया, यांगसी नदी इस ज़माने में लाल हो गई खून से। जो एस्टिमेट है, जो मास रेप हुआ लड़कियों का, औरतों का, बच्चों का भी, वो एस्टिमेट जो है वेरी करते हैं 40,000 से 1 लाख। आप सोचिए उस समय कितनी आबादी होती होगी, उसमें से इतना जो सड़क पे मिला उनके सैनिकों ने पकड़ के उसको मार दिया। तो ये बहुत ज़्यादा हिंसक कल्चर थी। लेकिन जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद एटम बम वगैरह गिरे, सब लोगों ने आपस में मशवरा किया, लोगों ने समझा कि हमको बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरी बात यह कि जो लोग जीते लड़ाई, उन्होंने भी एनफोर्स कराया कि आप इतना ही डिफेंस मिलिट्री बजट में खर्च करेंगे। जापान ने खुद कहा हम एटम बम नहीं बनाएंगे। तो उस सब से एक जो रिएक्शन था, जो अच्छा रिएक्शन था, वो पैसिफिज्म का और शांति का था। तो वो जापान में रहा है। लेकिन जब से शिंजो आबे आए हैं, उन्होंने भी उसको बदलना शुरू किया। वो जो अपने जो पुराने मंदिर थे, जहाँ पे ये इनकी हेरिटेज थी इसी के जापानीज़ नेशनलिज्म की, वहाँ पे गए। तो जापानीज़ नेशनलिज्म, शिंजो आबे भी और जो अभी नेता हैं सुगा, ये सब जापानीज़ राइट के दक्षिणपंथी नेता हैं। अच्छा। तो जापान में भी इस समय भारी नेशनलिज्म है, और जितना चीन बदतमीजी करेगा उस एरिया में, उतना ही नेशनलिज्म जापान में भी बढ़ेगा, उतना ही भारत में बढ़ेगा, सब देशों में बढ़ेगा।
अगला सवाल जो है वो है तपेश मजुमदार का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि अब जबकि लिज ट्रस ने यूके के पीएम के लिए नामांकन में ऋषि सुनक को पछाड़ दिया है और लिज ट्रस ने हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में भारत की यात्रा की थी, क्या आपको नहीं लगता कि मोदी बोरिस केमिस्ट्री उनकी बैठकों में बहुत याद आएगी? देखिए, मोदी बोरिस, सबसे ज़्यादा तो बोरिस की केमिस्ट्री, तो बोरिस को अगर मैं कहूँ तो एक तरह से वो ट्रम्प विद ए सेंस ऑफ ह्यूमर थे, ओके, है ना। ट्रम्प फिर भी कम से कम पढ़ा लिखा साउंड नहीं करता था, पर बोरिस जॉनसन बहुत पढ़े लिखे थे। अगर उनकी आप स्पीच देखो तो क्लासिक्स वगैरह कोट करके कहाँ कहाँ के दूर की कौड़ी खोज के लाते थे जी। और उन मोदी का और बोरिस जॉनसन का अच्छा इसलिए भी चला था कि दोनों का एक स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप स्टाइल था। लिज ट्रस को अभी हमारे यहाँ भारत में इतना हम नहीं जानते, हम लोग भी नहीं जानते, उनको इतना फॉलो भी नहीं किया है, तो अभी देखते हैं वो कैसे होगा। लेकिन देखिए, ये सिर्फ नेताओं की केमिस्ट्री से इतना कुछ नहीं होता, ये देशों के अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, अपने जो हित होते हैं, हर देश अपने हित में काम करता है जी। कोई देश का नेता दूसरे देश को कोई खास फेवर नहीं करता क्योंकि वो उसके नेता से प्यार करता है। हो सकता है कि उससे इनफॉर्मेलिटी से जो उसके अफसर हैं, बाकी सब लोग हैं, उनका रास्ता थोड़ा आसानी से साफ हो जाए। और कई बार नेता जब एक दूसरे को विश्वास करते हैं तो फिर कहते हैं भाई देखो, हमने ये फैसला कर लिया है, आप उसको अमली जामा पहनाइए। तो वो बहुत रेयर चीज़ों में होता है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि लिज ट्रस देखिए ना, ये एक अननोन पर्सनैलिटी है आज के ज़माने में। उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका स्टाइल क्या है, वो क्या सोचती हैं। हालांकि मैंने उनकी काफ़ी ट्वीट्स देखी थी जब उनका चुनाव हो गया, तो यूरोप में इस समय बहुत महिला नेताएं हैं, बहुत देशों की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो महिलाएं। तो उन सब से उनको ट्वीट आया, तो ट्वीट के जो जवाब भी ऐसे थे, इतने इनफॉर्मल, अरे आ जाओ ये खाना तैयार है, अरे आ जाओ गप करेंगे, अरे तुम कब आ रहे हो, अरे मेरे को बहुत काम है, इस तरह के। तो वो देख के जरा लगा कि हल्का फुल्का एक, देखिए नेता भी जो होता है वो इंसान होता है और उसको कई बार इंसान की तरह भी साउंड करना चाहिए, तो वो मुझे लगा और वो अच्छा लगा। अगला जो सवाल है वो अरविंद TSY का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि नमस्कार शेखर जी, क्या विपक्ष आपको गठबंधन में शामिल होने के लिए मना पाएगा? काफ़ी लंबा सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनके पास दो विकल्प हैं, पहला दिल्ली और पंजाब के लिए प्रतिनिधि बनने के लिए गठबंधन में शामिल हो, या दूसरा 2024 में तीसरा मोर्चा बने और ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस को रिप्लेस करने की कोशिश जारी रखें और इवेंचुअली 2029 में भाजपा से मुकाबला करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि तब तक आप भ्रष्टाचार पर एक बेदाग धारणा और रिकॉर्ड बनाए रखने में सक्षम होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि अब से 2024 में, वैसे इतना समय नहीं है, दो साल से भी कम है, लेकिन उसके बीच में बहुत चीज़ें होनी है जी। और उन बहुत चीज़ों में कांग्रेस फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि अभी गुजरात में और हिमाचल में चुनाव होने हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। तो जहां कांग्रेस का अच्छा वोट है वहां आम आदमी पार्टी अपना मौका दिखेगी, मौका ताड़ेगी। तो हिमाचल गुजरात में अब होगा, उसके बाद कर्नाटका में होगा, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगा। इन सब में कांग्रेस है बीजेपी के मुकाबले पे, और सब में आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि वो कांग्रेस का वोट ले, खास करके। तो जैसे ये स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो लगेगा कि आम आदमी पार्टी कितनी सशक्त हो रही है। एक तो ये, दूसरी बात आपने जो कही करप्शन वगैरह की, इस समय जो आम आदमी पार्टी की इमेज है वो कुछ वैसे ही है जैसे मोदी जी की इमेज रही है कुछ सालों से, कि उन पे करप्शन का कोई लांछन लगता नहीं है, दाग लगता नहीं है। अब आप देखिए कि उनके एक मिनिस्टर जेल में बंद है, दूसरे मिनिस्टर के ऊपर इतना बड़ा केस है CBI का और ED का, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगता नहीं कि उनको अभी ये बात चिपक रही है, क्योंकि आमतौर पे जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो एक भ्रष्ट पार्टी है, क्योंकि वो सीधे साधे लगते हैं, वैसे भी बड़े तरीके से हिंदी में बात करते हैं, कहीं लाइफस्टाइल कहीं दिखता नहीं, चप्पल पहनी हुई है। मोदी जी का तो फिर भी कम से कम पेन और चश्मा और घड़ी और कभी कभी सूट भी दिख जाता है कि स्टाइल है, वहाँ तो वो भी नहीं दिखता है। तो आम आदमी पार्टी भी बहुत समझदार पार्टी है।
अगला सवाल जो है वो आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि हाल ही में हुए अर्शदीप सिंह विवाद के संबंध में आपके क्या विचार हैं? ये चीज़ें क्यों होती रहती हैं, जैसा कि हमने पिछले साल मोहम्मद शामी के साथ भी देखा था? देखिए, ये एक बेवकूफ़ी सोशल मीडिया से ज़्यादा फैलती है। एक तो जो फ़ैन होते हैं, वो फ़ैन लोगों का दिल छोटा होता है। अब खेल है, खेल में एक जीतेगा एक हारेगा। खेल में जो खेलने जाते हैं, जो आप सोचिए कि एक सारे एशिया में से 6 टीमें हैं, तो 6 टीमें किसी न किसी स्तर के तो होंगे। चलिए, उसमें एक हांगकांग है, आजकल बांग्लादेश का हाल भी पतला है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान भी या स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। जैसे सेना देश कहते हैं, SCNA, हम भारत के लोग कहते हैं कि अगर भारत की टीम को खेलना है तो मुकाबला है सेना कंट्री से, सेना देशों से। सेना कौन है? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके साथ भारत, अब सिएना बना लीजिए, ये बिग लीग है। तो इन टीमों के अंदर कोई भी टीम कमजोर नहीं है, तो एक जीतेगा एक हारेगा। कैच भी ड्रॉप हो जाते हैं, कई बार किसी बॉलर की पिटाई हो जाती है, कई बार कोई बैट्समैन फेल होता रहता है। तो उसमें उसके धर्म पर जाना या उसकी जाति पर जाना, इसमें कुछ ये भी होता है कि जब ये कमज़ोरी हमारे अंदर होती है तो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप शामी के ऊपर जो ट्वीट्स आए या जो अर्शदीप के ऊपर भी ट्वीट्स आए, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉट्स के हैं, और बहुत बॉट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी ट्रेस हुई हैं। मतलब वहाँ से भी जिसको शरारत करनी है भारत की मुसीबत में, और भारत का दुख बढ़ाना है, या भारत के अंदर एक डिस्कॉर्ड पैदा करना है, या भारत के अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा करनी है, उसको भी मौका मिल जाता है। तो अगर फैन लोग अपनी अकल इस्तेमाल करें तो इसके नौबत ना आए। मैं नहीं समझता कि भारत में कोई ऐसे फ़ैन है जो कहेंगे कि अर्शदीप ने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो सिख हैं, या मोहम्मद शामी ने इसलिए मार खा ली उस मैच में क्योंकि वो मुस्लिम है। लेकिन एक जो ट्विटर है ना, इससे सब लोगों की शर्म खुल गई है, आँख की शर्म भी ख़त्म हो गई है। और इससे कुछ में कई ट्विटर में ऐसे हैं जिसमें नाम नहीं देना होता अपना, तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनोनिमिटी ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। जब किसी को पता ही नहीं कि आप कौन हो, फिर आप जो मर्जी कहते हो। अगर सबको पता हो कि आप कौन हो, आप गुप्त रूप से ट्वीट ना कर रहे हो, पर तब कम से कम आँख की शर्म रहती है। तो ये सारी बातें हैं, पर हमें इससे इतना घबराना नहीं चाहिए। अगला सवाल जो है वो अनिकेत कुमार का है। वो बोल रहे हैं कि पहले हम सोचते थे कि IPL हमारी बड़ी ताकत है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए टैलेंट का एक पूल बना रहा था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि IPL BCCI के लिए एक लायबिलिटी बन गया है, जहां क्रिकेट पीछे छूट जाता है और हर कोई पैसे के बारे में बात करना शुरू कर देता है, और ऐसे में खिलाड़ी राष्ट्रीय कर्तव्य के बजाय IPL खेलने के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं। क्या आपको लगता है कि IPL को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। IPL एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, इससे बहुत टैलेंट पैदा हो रहा है, हारना जीतना लगा रहता है। और IPL में सिर्फ भारत के लोग नहीं खेलते। अगर आप देखें, इस समय श्रीलंका के लोग खेलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को अलाउड नहीं है। अफगानिस्तान की टीम तो स्टार ही IPL में बनी है, और बांग्लादेश के प्लेयर आके खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सबके आके खेलते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान की अपनी इतनी बड़ी लीग है, PSL जिसको बोलते हैं। तो ये कहना कि उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, ये गलत है। ठीक है, कभी हार होती, कभी जीत होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो भारत अपनी टीम सिलेक्शंस कर रहा है कुछ समय से, वो बहुत ही वाहियात है। और ये जो सिलेक्टर्स हैं, अभी मैं उनसे मिलना चाहूँगा और कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन ये टीम सिलेक्शंस वाहियात हैं। जैसे कि अभी भी देखिए, जो टीम भेजी गई, इसमें शामी को ना लिया जाना, एक तरह से आपके पास इस समय एक ही तेज गेंदबाज है जिसको कुछ तजुर्बा है, वो भुवनेश्वर है। उसके साथ आपने अर्शदीप भेज दिए। अर्शदीप तो भी नौजवान है, इस लेवल पे इतना खेला नहीं, IPL से है, वो अच्छा बॉलर है, खराब बॉलर नहीं है। और भारत में एक रेयर चीज़ होती है कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जो भारत में बहुत कम होता है। और अभी उसको ट्राई करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कल को आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए, वो एक एक्स फैक्टर होता है क्रिकेट में। तो लेकिन उसके साथ साथ एक तजुर्बेदार कम से कम फास्ट बॉलर और होना चाहिए था। तो अगर आप रविचंद्रन अश्विन को लेके जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में, तो आप इसके अंदर शामी को क्यों नहीं लेके जा सकते थे? तो ठीक है, बुमराह इस समय ठीक नहीं थे, बुमराह बहुत हमारे लिए वैल्यूएबल है, उनको ज़रा बचा के रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो कई फास्ट बॉलर्स हैं। उमरान मलिक जो 150 किलोमीटर से ऊपर बॉल डालते हैं,
उनको अब हम इंडिया ए में खिला रहे हैं अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनको वेस्ट किया गया। ऐसे टूर्नामेंट में उनको ले जाना चाहिए था। जो 150 किलोमीटर से ऊपर डालता है वो भी एक्स फैक्टर होता है। वो कभी अचानक 2 विकेट चटका जाए या लोगों में डर पैदा कर जाए तो सारा खेल बदल सकता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो सिलेक्शंस हुई हैं हमारी, ये बड़ी अनइंस्पायरिंग हुई है, ये बहुत थकेला सिलेक्शंस हुई हैं। और उसके बाद ये हर किसी की इज्जत से बात करनी चाहिए हर किसी के बारे में, लेकिन T20 ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि जिसमें आपके पहले 3 बैट्समैन 1, 2, 3 तीनों इतने सीनियर और इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड लेके और इतनी रेपुटेशन लेके घूम रहे हो। तो रेपुटेशन का बोझ भी बहुत होता है। ये चाहिए जो बिल्कुल केयर फ्री खेलने वाले हैं, जिनको रेपुटेशन की चिंता नहीं है। क्योंकि T20 में 50 बने, 100 बने, 150 बने, इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। इसमें हर किसी को इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो आप 50 रन बनाइए, उसमें 48 बॉल खा जाइए। इससे अच्छा ये है कि आप 25 रन बनाइए 11 बॉल में या 12 बॉल में, लेकिन आपको डर नहीं होना चाहिए कि मैं आउट हो गया तो लोग कहेंगे इतने साल से 50 नहीं हुआ, इतने साल से 100 नहीं हुआ। तो रेपुटेशन जो है वो लेके इसमें T20 में आप नहीं जा सकते, क्योंकि उस रेपुटेशन जब होती है फिर आप संभालने लगते हैं, करे यार देखता हूँ जल्दी आउट ना हो जाए, अरे यार देखता हूँ चौका ना लग जाए। तो ये प्रेशर, इसको संभालने का किसी के पास टाइम नहीं होता T20 में। जी, अगला सवाल जो है वो अभिनंदन पाटिल का है, जो कि पूछ रहे हैं कि भारत से 50 गुना कम आबादी वाले छोटे देशों के पास कई खेलों में बेहतर खेल टीमें कैसे हैं? देखिए, ये कौन किस खेल में कितना अच्छा है इसका आबादी से इतना फर्क नहीं पड़ता। वहाँ खेल की कल्चर कैसी है जी, वहाँ खेलने की एक ट्रेडिशन कैसी है, वहाँ खेल के लिए प्रोत्साहन कितना है, ये सब बातों का असर होता है। अब देखिए भारत, मैं आपके अब सवाल को उल्टा कर रहा हूँ कि भारत 140 करोड़ का देश है करीब। उस 140 करोड़ में एक उत्तर प्रदेश है जहाँ करीब 23 करोड़ आबादी है। एक हरियाणा है जहाँ मैं चेक तो नहीं कर रहा हूँ इस समय, पर हरियाणा है जहाँ करीब 2 करोड़ के आसपास होगी। आप देखिए कि भारत के जितने मेडल आते हैं उसमें से लगभग 60-70% हरियाणा से आते हैं। और अगर आप बॉक्सिंग और रेसलिंग, बॉक्सिंग कहते हैं वैसे हमारे हरियाणा में, है ना, अच्छा। बॉक्सिंग और रेसलिंग के अगर देखें तो फिर तो लगेगा आपको कि सारे के सारे हरियाणा के आते हैं। जो लड़कियों की रेसलिंग है वो भी हरियाणा की आती है, लड़कियों की बॉक्सिंग तो फिर भी मणिपुर की है। तो आप फिर बोले कि अरे सारे भारत तो 140 करोड़ का है, जब 2 करोड़ आबादी के हरियाणा के इतने मेडल आ सकते हैं तो सारे भारत के क्यों नहीं आते? या दूसरी बात देखिए, हरियाणा का भी चलिए उदाहरण छोड़ देते हैं, अब मणिपुर जाते हैं। मणिपुर की आबादी तो करीब 30 लाख है। 30 लाख। दिल्ली से 1/7 आबादी है मणिपुर की। और फिर मणिपुर के पास कितने मेडल आते हैं? मणिपुर के पास यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सबको मिला दें तो उससे ज़्यादा मेडल आते हैं। तो वही 30 लाख लोगों में क्या जादू है? तो ये सब बातें, ये बड़ी पेचीदा मसले होते हैं। और ये देखिए, खेल ऐसे ही होता है। खेल कभी ऐसे नहीं होता कि वो 150 का देश है क्योंकि तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि चाहे 150 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 30 लाख हो, चाहे 20 लाख हो। और एक कारण है कि मैं 20 लाख कह रहा हूँ, चाहे 20 लाख हो, जो खेलेंगे वो तो 11 ही है ना। जो टीम स्पोर्ट है, कुश्ती करेगा एक ही, बॉक्सिंग भी करेगा तो एक ही, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस कोई खेलेगा एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो ये पॉपुलेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैं 20-30 लाख की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो आप देखिए इस साल के नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसकी आबादी कोई 20-25 ऐसी लाख होगी, उसने इटली को हरा दिया। और इटली को हराया ऐसे मैच में जिससे इटली वर्ल्ड कप में नहीं जा पाया है। ये इटली, किसने सोचा था कि इटली वर्ल्ड कप में ना आए, फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप में? और वो भी फाइनली इसलिए कि वो छुट्टू नॉर्थ मैसेडोनिया ने हरा दिया उसको। मैसेडोनिया बाय द वे, जो भारत के में हम कहते हैं अपनी भाषा में मकदूनिया बोलते हैं उसको, उर्दू में खास करके। और वहाँ से सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर वो भी वहाँ से आया था। वो भी इतनी सी चुटकी से जगह से आके सारी दुनिया में राज कर गया। तो ये कोई बात नहीं होती। अब कल को आप बोले यार इटली की आबादी तो इतने करोड़ है, तुम 20-25 लाख वाले तुमने में हरा दिया, हम वर्ल्ड कप में नहीं गए। फीफा वाले भी बोले हमारा नुकसान हो गया, अगर इटली आती तो इतने लोग देखते, अब देखेंगे नहीं। तो ये सब बातें कहने की होती है। न्यूजीलैंड को आप देखिए, न्यूजीलैंड स्पोर्ट्स में इतना सशक्त है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में, हॉकी में, रग्बी में,
एथलेटिक्स में न्यूजीलैंड सुपरस्टार है एक तरह से खेलों में। उसकी आबादी कितनी है? 48 लाख है सिर्फ। दिल्ली का चौथे हिस्से से भी कम। तो ये आबादी से नहीं होता है। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये शो कैसा लग रहा है। हमें इसी तरह से अपने सवाल भेजते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और अब देखिए कि अब जो भी हुआ हमारी टीम का इस एशिया कप में, कम से कम फाइनल फिर भी देखिएगा। चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अपनी टीम चुनिए किसको जिताना चाहते हैं। हालांकि मुझे पता है आप किसको जिताना चाहेंगे उस मैच में, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि खेल तो खेल ही है।